प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम नात्सियों द्वारा किए गए अपराध या अत्याचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने एक विशेष मान्यता या एक विशेष व्यवहार से संबंधित होकर ही ये अपराध किए। नात्सी विचारधारा के लोग अपने आप को शुद्ध आर्य या शुद्ध जर्मन मानते थे। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, जबकि यहूदियों को कमतर या निष्कृष्ट मानते थे। इस विचारधारा में ब्लांड, जो कि नीली आंखों और सुनहरी बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य होते थे, उन्हें सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर माने जाते थे। नात्सी नेता हिटलर ने अपनी इस नस्लीय सोच को चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे प्रसिद्ध विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित बताया। आप सभी को ज्ञात होगा कि चार्ल्स डार्विन एक प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस अवधारणा के द्वारा उन्होंने पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर ने जो थ्योरी दी थी, उसे अतिजीवता का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो सबसे योग्य है वही जीवित बचेगा, अर्थात जो प्रजाति संघर्ष करती है वही जीवित रहती है। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते थे और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की कहीं पर भी वकालत नहीं की गई थी, लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए इन विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत ही सरल थी। उनका मानना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। इसी आधार पर हिटलर मानता था कि नात्सी संघर्ष करेंगे तभी पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबन्सत्राउम या जीवन परिधि की अवधारणा से संबंधित था। इस विचारधारा के अंतर्गत वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति एकत्रित की जा सकती थी। हिटलर जर्मन सीमाओं को और अधिक फैलाना चाहता था, जिससे सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह एकत्रित किया जा सके, और उसकी इस विचारधारा की पहली प्रयोगशाला पोलैंड बना। सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने नस्लवादी राज्य की स्थापना करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को समाप्त करना आरंभ कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। उनकी नज़र में नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य ही वांछित थे और उन्हें ही तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। बाकी सब अवांछित थे, अर्थात ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। ऐसे लोगों के लिए नात्सियों ने दया मृत्यु, जिसे यूथनेसिया कहा जाता था, का कार्यक्रम लागू किया और नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अवांछितों की इस श्रेणी में यहूदियों, जिप्सियों, जिसमें सिंती और रोमा समुदाय के लोग शामिल थे, और अश्वेतों को रखा गया। सबसे पहले इन लोगों की जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का प्रमुख आधार परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था।
उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये लोग समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। यहाँ पर घेटो एक नया शब्द है। घेटो उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पर किसी समुदाय अर्थात यहूदियों को अलग थलग रखा जाता था और बाकी समाज से उसका संपर्क नहीं रहता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही था कि यहूदियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए या यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। इस नस्ली कल्पना लोक को यूटोपिया कहा जाता था, जिसमें जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। नाज़ियों ने पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों के इलाकों में रखा जाता था। इन इलाकों को जनरल गवर्नमेंट कहा जाता था। पोलैंड के कई बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। नस्ली जांच में जो बच्चे सफल हो जाते थे उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी बने हुए थे, जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। नाज़ियों द्वारा चलाए गए मौत के इस सिलसिले को हम 3 चरणों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है बहिष्कार, जो कि 1933 से 1939 के बीच चलाया गया। इस चरण में शुद्ध जर्मन नागरिकों को ही जर्मन साम्राज्य में संरक्षण दिया गया। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनों के द्वारा यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया। साथ ही यहूदियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। दूसरा चरण दड़बाबंदी कहलाता है, जो कि 1940 से 1944 के बीच जारी रहा। इस चरण में यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने पर मजबूर किया गया और उन्हें अलग बस्ती, जिसे घेटो कहा जाता था, में रहने पर मजबूर किया गया। ये घेटो जर्मन समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे और समाज की अन्य बस्तियों से इनका संपर्क नहीं रहता था। इन बस्तियों में भूखमरी, गंदगी, बीमारी का साम्राज्य शीघ्र ही फैल गया, क्योंकि यह बस्ती साफ सफाई या बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर थी। इन बस्तियों में सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सर्वनाश का तीसरा चरण 1941 के बाद आरंभ हुआ, जिसमें यहूदियों को यातनागृहों और घेटों में से निकालकर मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। लगभग 70 लाख के करीब यहूदियों को गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। इन गैस चैम्बरों में औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया जाता था। यातनागृह के चारों तरफ तारों में करंट दौड़ता रहता था, ताकि यदि कोई भागने का प्रयास करे तो वह उसमें सफल न हो सके। इस प्रकार हिटलर तथा नाज़ी विचारधारा ने यहूदी तथा अन्य नस्लों को अवांछित मानकर उनके साथ जमकर नरसंहार किया और मानवता को कलंकित करने का प्रयास किया।